Good afternoon to one and all present over here. My name is Amrita Misra and today we are going to discuss about most important previous year questions of business environment. ये MBA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, तो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. बट इफ़ यू वांट टू prepare for your semester examination in a detail in a structure way, then you can purchase your courses from LU Update app. वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर वे में पूरा सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे. आपको थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारे लेक्चर अपलोड करके लेक्चर के थ्रू आपको समझाया जाएगा. बट आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ से आप एक स्ट्रक्चर वे में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं. तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम LU Update ऐप. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डिस्कस द मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है. बिजनेस इन्वायरमेंट हम एक ईजी वे में बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है. जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके सराउंडिंग में जितने भी सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के फंक्शनैलिटी को या उनके ऑपरेशन को, इन्हें हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस फंक्शन. ठीक है, बिजनेस के फंक्शन को अफेक्ट कर सके, उनके ऑपरेशन को अफेक्ट कर सके, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, देखो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द फोर्सेस कंडीशंस आउटसाइड अ बिजनेस दैट अफेक्ट इट्स वर्किंग डिसीजंस. ठीक है, दिस फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल बाय बिजनेस बट इन्फ्लुएंस इट्स सक्सेस और फेलियर्स. जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकती. बट जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, और मैनेजमेंट हो गए, उन्हें वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. बट एक्सटर्नल फैक्टर्स एकदम बियॉन्ड द कंट्रोलेबल होता है बिजनेस के. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल हम देख लेते हैं कि चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंजेस आ गया तो ये क्या बिजनेस के हाथ में है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंजेस को रोक सके? नहीं, ये टोटली डिपेंड है गवर्नमेंट पे. फिर कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंजेस आ गए, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल कोई अपग्रेडेशन हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो बिजनेस की फंक्शनैबिलिटी को या उनके ऑपरेशन को अफेक्ट कर रही है, इन्हें हम बोलेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, अब हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं. तो दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मीन्स वो फैक्टर्स जो बिजनेस से क्लोजली बहुत रिलेटेड है. हम ये कह सकते हैं कि वो फैक्टर जो विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो फैक्टर्स. ठीक है, और ये क्या होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं कुछ हद तक. ठीक है, जैसे हमारे कस्टमर हो गए बाय जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बाय करते हैं. ये माइक्रो फैक्टर जो है ना, ये बिजनेस के ऑपरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सप्लायर्स हो गए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को. कंपटीटर हो गए, ठीक है, जो कंपटीटर मीन्स अदर फर्म जो सेम एरिया में ऑपरेट कर रहा है, वो हमारे कंपटीटर हुए. फिर आते हैं मिडिल मैन, जिनका हम यूज करके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिडिल मैन. फिर आते हैं हमारे पब्लिक, जैसे लाइक हमारे बैंक्स हो गए, मीडिया हो गए, लोकल पीपल हो गए, वो अफेक्ट द पब्लिक इमेजेस. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट है. ठीक है, अब दीज फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट द डेली बिजनेस एक्टिविटीज़. और ये जो माइक्रो फैक्टर्स होते हैं ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस के डेली एक्टिविटीज़ या उनके ऑपरेशन को. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट जो है हमारा मैक्रो है. मैक्रो मीन्स ब्रॉड, ठीक है, आता है. इसमें दीज आर द बिग एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट द ऑल बिजनेस. ये क्या है, जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. ये नहीं कि पर्टिकुलर बिजनेस में. और जो अगर हमारे माइक्रो फैक्टर्स है वो पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. बट अगर मैक्रो फैक्टर्स कोई भी चेंजेस आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारे बिजनेस जो इंडस्ट्री में है सबको अफेक्ट करेगा. ठीक है, अब देखो दे आर नॉट कंट्रोलेबल, और ये कंट्रोलेबल नहीं होते हैं. ठीक है, लाइक हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, कोई भी हमारे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन हो गया, इनकम में चेंजेस आ गया, इन्फ्लेशन आ गया हमारे मार्केट में, इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस कर दिया, तो ये क्या हमारे इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है. ठीक है, फिर आता है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. अगर क्या हुआ, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ या लॉज में चेंजेस कर दी, कोई नया पॉलिसीज़ बना दी, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड या बिजनेस के फंक्शनलिटी से रिलेटेड, तो क्या ये कंट्रोलेबल है? नहीं है. फिर आता है हमारा सोशल फैक्टर्स लाइक कल्चर, लाइफस्टाइल, अगर कोई चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. फिर आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कोई न्यू हमारी टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, ठीक है, या न्यू टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी आ गई, तो इनकी वजह से जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस की फंक्शनलिटी को अफेक्ट करते हैं. फिर आता है हमारा नेचुरल फैक्टर लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिनकी वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं. फिर आता है ग्लोबल फैक्टर लाइक फॉरेन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी
चेंजेस आते हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर है जो सारे बिजनेस को इन द सेम वे अफेक्ट करती है और इन्हें ये कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, पॉइंट आउट इट्स लिमिटेशन। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या था? ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था? माइकल ई पोर्टर द्वारा। ठीक है, जो कि ये एक टूल है क्या, एनालाइज द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द इंडस्ट्री। ठीक है, बिजनेस इंडस्ट्री में या मार्केट में कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है, ठीक है, उस कंपटीशन में क्या पोजीशन और स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर कंपनी का, उसे जानने के लिए हम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का यूज करते हैं। और इसको दिया गया था माइकल ई पोर्टर द्वारा। ठीक है, ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ मतलब ये मॉडल बताता है 5 फोर्सेस जो बिजनेस के फंक्शनबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कंपटीशन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ 5 फोर्सेस इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। कैसे बिजनेस के इन्वायरमेंट जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करती है, चलती है, उसमें उन बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती है ये 5 फोर्सेस। तो ये 5 फोर्सेस क्या उन्होंने दिया था? थ्रेट टू न्यू इंटरेस्ट मीन्स अगर कोई भी बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर सेम एरिया में नए नए हमारे बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यू फर्म इंटरिंग द इंडस्ट्री इंक्रीज द कंपटीशन। जैसे जैसे हमारे न्यू बिजनेस इंटर होते हैं मार्केट में, तो उससे क्या होता है, गिवन जो बिजनेस हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके लिए क्या होता है, कंपटीशन इंक्रीज होता है। सेकेंड आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। कितना पावर है बायर के पास कि आपका प्राइस कम करा सके जब वो परचेज कर रहा है गुड्स को। ठीक है, बायर कैन डिमांड लोअर प्राइसेस और बेटर क्वालिटी। ठीक है, बायर के पास इतना पावर होता है कि वो प्राइसेस को क्या करे, कम डिमांड करे और क्वालिटी ज़्यादा चाहे। ठीक है, फिर आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। कितना सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर कैन इंक्रीज द प्राइस और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लायर के पास ये पावर होता है कि वो प्राइस को रिड्यूस, प्राइस तो कम पे बेचे बट उसका जो मतलब प्राइस तो ज़्यादा पे बेचे बट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो कम कर दे। ठीक है, फिर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, लिमिट प्राइस एंड प्रॉफिट। जैसे हमारे मान लीजिए कि हम पेन बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम पेन बेच रहे हैं, अब हमारे सब्सटीट्यूट क्या हो गए, दूसरे ब्रांड के पेन जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट होता है। फिर आता है राइवलरी एमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर। ठीक है, कंपटीशन एमंग एग्जिस्टिंग फर्म अफेक्ट द मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे 5 फोर्सेस फैक्टर्स दिए थे माइकल पोर्टर जी ने, जो कहे थे कि जो सारे इंडस्ट्री, ये सारे फैक्टर्स हैं जो विद इन द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ऑपरेट करती है बिजनेस इन्वायरमेंट में, उन्हें ये अफेक्ट कैसे करती है। ठीक है, अब इनमें देखो क्या ये, इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज थी, मीन्स इन थ्योरी जो दिया गया था माइकल द्वारा, इसमें क्या डिसएडवांटेज है ये देखिए। सबसे पहले ये स्टैटिक मॉडल है, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट कंसिडर रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल। यहाँ पे माना गया है कि जो रैपिड चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स में, उन्हें यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हैं। दूसरा है इग्नोर इंटरनल फैक्टर्स, जो भी इंटरनल फैक्टर्स जो विद इन द बिजनेस से रिलेटेड होता है उसे यहाँ पे इग्नोर किया गया है। ठीक है, मीन्स फोकसेस ओनली ऑन इंडस्ट्री फोर्सेस नॉट ऑन फॉर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सिर्फ हम इंडस्ट्री फोर्सेस में एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं, हम मेरा अपना बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, वो किस पोजीशन में है, इस पर फोकस नहीं करता ये थ्योरी। ठीक है, फिर लेस यूजफुल इन डिजिटल मार्केट। अगर ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हम इंटरनेट और ये सारी चीज़ों का यूज करते हैं, वहाँ पे ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म डू नॉट फिट वेल इनटू दिस मॉडल। ठीक है, फिर आता है एज्यूम स्टेबल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो थ्योरी है उन्होंने एज्यूम किया एज्यूम स्टेबल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे इन रियलिटी यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री चेंजेस फ्रिक्वेंटली, बट रियलिटी क्या है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज है, जो हमारे इंडस्ट्री में जहाँ पे एग्जिस्ट कर है उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं उसमें, लेकिन इस थ्योरी में इसको स्टैटिक माना गया है जो कि अनरियल है। ठीक है, फिर हमारा डज नॉट कंसिडर गवर्नमेंट रूल पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, पॉलिसीज बनाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है इस थ्योरी मॉडल में। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे जो 5 फोर्सेस मॉडल थे। तो यही अभी माइकल द्वारा ये थ्योरी दिया गया था जो बताता है कि कैसे कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें जो ये 5 फैक्टर्स हैं, जो 5 फैक्टर या फोर्सेस है वो कैसे इफेक्ट करता है कंपनी के जो कंपनी है उनके कंपटीशन को या उनके स्ट्रेंथ और पोजीशन को। ठीक है, इन द मार्केट, ये बताया था इन्होंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। वहाँ पे बोला गया कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। बिजनेस और गवर्नमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो
जो रिलेशनशिप होता है बिजनेस बिटवीन द बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ये वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है और इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो होता है, बिजनेस जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। बट जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं टू देयर बिजनेस, ताकि वो स्मूथली ऑपरेट कर सके गिवन कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है गवर्नमेंट का या बिजनेस का, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट क्रिएट रूल्स पॉलिसीज वाइल बिजनेस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाती है जिसके अंदर रह के बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, और ऑन द अनदर हैंड जो बिजनेस क्या होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोट करती है, कैसे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को, उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करती है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो क्या रोल है गवर्नमेंट का इन अ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहला रेगुलेटर, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, रूल्स एंड लॉज बनाता है, ठीक है। जैसे हमारे कंपनीज एक्ट हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गए, एक्ट हो गए, ठीक है। बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको फॉलो करके कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक है। जैसे देखो गवर्नमेंट मेक अ लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन, लेबर, इन्वायरमेंट, ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन विच बिजनेस मस्ट फॉलो, ठीक है। लॉ बनाती है तो बिजनेस को उसको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उनके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगा, हो सकता है उनके लिए फाइन्स एंड पेनल्टीज भी इम्पोज कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रमोटर ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्कीम निकालते हैं कि जो छोटे छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक रास्ता मिल सके, वो ग्रोथ कर सके, वो नए नए जो उनके मन में आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके एक स्टार्टअप के थ्रू। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या काम करती है, प्रमोटर ऑफ द बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेस जो स्टार्टअप है उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट करती है बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव सब्सिडी टू दैट बिजनेसेस, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलर, इट कंट्रोल मोनोपोलीज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इन्फ्लेशन थ्रू रेगुलेशन, जैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। तो जैसे ये गवर्नमेंट क्या फोकस करती है कि जो मार्केट में एक इंडस्ट्री है वो क्या करे, मोनोपोली क्रिएट ना कर सके, और जो भी ट्रेड या एक्टिविटीज़ हो रहा है, कंज्यूमर हमारे जो हैं कंज्यूमर वो एक्सप्लॉइटेड ना हो, ट्रेड एंड एक्टिविटीज़ फेयर तरीके से चले, तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्टेप लेती है, ठीक है। फिर आता है हमारा कंज्यूमर से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पब्लिक यूज़, क्रिएटिंग अ डिमांड। और ये क्या है, बिजनेस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करता है तो जो गवर्नमेंट होता है वो उनसे वो परचेज करते हैं ताकि वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो ये सारे हमारे हैं क्या रोल है गवर्नमेंट का बिजनेस में। अब हम देखते हैं रोल ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, बिजनेस का क्या रोल है गवर्नमेंट की तरफ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट बनाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, उसमें एक छोटा सा रोल बिजनेस का भी होता है। क्यों? बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, कैपिटल फॉर्मेशन करके, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, या जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके कंज्यूमर को उनकी लाइफस्टाइल को इन्हेंस करना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इकोनॉमी में होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का। फिर दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्री जो होती है या बिजनेसेस जो होती है वो प्रोवाइड जॉब एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में हमारे भरे हुए हैं, अगर नई नई इंडस्ट्री ओपन हो रही है तो वो क्या कर रही है, जॉब प्रोवाइड कर रही है, जो हमारे जॉबलेस पर्सन है उन्हें जॉब प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में है वो कम होगा और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आता है हमारा टैक्स रेवेन्यू, बिजनेस एक ऐसा सोर्स है जो कि रेवेन्यू क्रिएट करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। जो भी टैक्सेस पेमेंट किए जाते हैं बाय द बिजनेसेस टू द गवर्नमेंट, वो एक्ट एज अ रेवेन्यू काम करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। फिर आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मीन्स अगर बिजनेस लार्ज है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, तो वो कुछ फंड जो बिजनेसेस होते हैं वो सोसाइटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट या उनके बेटरमेंट के लिए जो भी चीज़ें करते हैं उन्हें बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो थ्रू CSR एक्टिविटीज़ बिजनेस सपोर्ट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा नेचर ऑफ रिलेशनशिप, क्या होता है, तो जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है कितने, जो गवर्नमेंट है बिजनेस है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव और रेगुलेटरी भी होता है और डायनेमिक एंड चेंजिंग भी होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस का क्या रोल है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि गवर्नमेंट, यहाँ पे पूछा गया रिलेशनशिप क्या होता है गवर्नमेंट का विद बिजनेसेस, तो ये दोनों क्लोज होते हैं और कॉन्टिन्यूस है रिलेशनशिप, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है व्हाट इज सेबी, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी क्या होता है, सेबी जो होता है, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट, जो इंडिया के कैपिटल मार्केट होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट
होता है मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील्स करते हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। तो ये क्या है, जो सेबी है वो क्या है, सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसका, इंडियन कैपिटल मार्केट का, ठीक है। और ये क्या करता है, सेबी वॉज एस्टैब्लिश इन द 1988। सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1988 में सेबी एस्टैब्लिश हुआ था। और बट इनको स्टैट्यूटरी पावर कब दिया गया था, 1992 में, ठीक है। और इनका मेन पर्पज क्या होता है, सेबी का मेन पर्पज होता है कि वो प्रोटेक्ट करे जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को, और रेगुलेट करे सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रमोट डेवलपमेंट। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में को प्रमोट करे, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, फेयर और सही तरीके से हो, और ट्रेडर जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सब सारी काम क्या होती है, सेबी का होता है, ठीक है। अब देखो मेन फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे पूछा गया। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, जो जैसे जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है, जो पर्सन है जो मतलब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इन्वेस्टर या ट्रेडर, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ताकि उनके इंटरेस्ट को कोई भी हार्मफुल ना हो, उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो सके। इसके लिए सेबी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जैसे कि सेबी प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉड, चीटिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। वो इंश्योर करते हैं कि जो मतलब जो ट्रेडर है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड करे तो उनके साथ कोई भी चीटिंग ना हो, फ्रॉड ना हो, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। फिर दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो भी वेरियस स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है विद इन द मार्केट, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मीन्स उनके लिए रूल्स बनाते हैं, उनके लिए फंक्शन बनाते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होंगे, रूल्स बनाते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकेगी, ठीक है। सेबी रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लाइक हमारे बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेडिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। तो मार्केट बहुत सारे मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं जिनके थ्रू जो हमारे सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं इन अ कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है, सेबी कंट्रोल ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। ये क्या होते हैं, ये जो इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ताकि मन माना जो चीज़ें वो ट्रेडर के साथ ना कर सके, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो विद इन द स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट। ये कौन इंश्योर करता है, सेबी मीन्स प्रिवेंट इंसाइडर ट्रेडिंग जो हो गया, और प्राइस मैनिपुलेशन जो करते हैं लोग, लाइक स्पेकुलेशन करना, ठीक है, एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और देखते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो सके। फिर आता है हमारा प्रमोशन ऑफ कैपिटल मार्केट। सेबी प्रमोट्स हेल्दी ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रूल्स, रिफॉर्म एंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ऐसे क्या करती है, प्रमोट करती है कैपिटल मार्केट को। फिर आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी जितने भी सारे हमारे सिक्योरिटीज इशू होती हैं वो सेबी के थ्रू ही होती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है उसको सबको फॉलो करना होगा, तभी वो क्या करते हैं, न्यू इशू को मार्केट में इशू कर सकते हैं। लाइक सेबी रेगुलेट्स पब्लिक इशू, राइट इशू एंड बोनस इशू टू इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये इंश्योर करते हैं कि जब भी कोई राइट इशू या बोनस इशू या कोई भी चीज़ न्यू इशू भी हो रहा है तो उसके पहले सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए टू द इन्वेस्टर को, ताकि वो अच्छे से सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद वो डिसाइड करे कि हमें पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करती है, सेबी। तो ये था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड पूछा गया कि कौन कौन से मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और लिमिटेशंस क्या होता है नेशनल इनकम एग्रीगेट का, ठीक है। देखो जो नेशनल इनकम होते हैं उसको द नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ 1 ईयर। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है, वो जो एक साल के अंदर में जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनके टोटल वैल्यू जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे 3 मेन मेथड को यूज़ किया जाता है कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन मेथड होता है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड आता है और तीसरा आता है हमारा इनकम मेथड, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंदर दिस मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें वैल्यू जो प्रोडक्शन मेथड है वो उसमें हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना वैल्यू एडेड किया गया है इंडस्ट्रीज द्वारा इन द इकोनॉमी, उसको जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है नेशनल इनकम। जैसे देखो स्टेप क्या है इसका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर। हम सारे सेक्टर से सारे वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं।
कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कौन सा सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन सारे सेक्टर से जो भी हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट या ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें हम ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, डिडक्ट द इंटरमीडिएरीज कंजम्पशन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएरीज कंजम्पशन का जो भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं या पैसा लगा उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड वैल्यू एडेड ऑफ ऑल सेक्टर। फिर हम सारे वैल्यू एडेड जितने भी उन्होंने वैल्यू ऐड किया उन्हें हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम इस मेथड के थ्रू, प्रोडक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इनका मेरिट क्या है, ये क्या करते हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं और यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। हम सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन जान सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर है कितना कितना कंट्रीब्यूट किए हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, फिर आता है हमारा इनकम मेथड। ये कैसे कैलकुलेट होता है, दिस मेथड इज कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई एडिंग ऑल इनकम ऑन बाई द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन लोगों के थ्रू कितना हमारा इनकम जनरेट किया गया है, अगर इन सारे चीज़ों को हम ऐड कर देंगे तब हम क्या कर आप आ जाएंगे नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो इसका इनकम यहाँ पे क्या होता है, इनकम इंक्लूडेड वेजेस एंड सैलरी, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। इनकम में क्या क्या आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या क्या होता है, जैसे लेबर को वेजेस एंड सैलरी मिलता है, ठीक है, और लैंड को रेंट मिलता है, लैंड को इंटरेस्ट मिलता है, बिल्डिंग को रेंट मिलता है, और प्रॉफिट किसको मिलता है, इंटरमीडिएट्स को। तो ये हमारे जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। अब देखो नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आएगा नेशनल इनकम। जो हमारा थर्ड मेथड है जिन्हें कि हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, यहाँ पे दिस मेथड मेजर नेशनल इनकम बाय एडिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, हम जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आएगा। किसके मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखो इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लेते हैं, फिर गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, फिर नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करेंगे तब हमारा कितना आएगा, उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट, हम क्या लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं जिनको कि हम यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें सब ये देखो मेरिट्स क्या होती हैं, ये डिमांड एनालिसिस के लिए यूज होती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का ये मेरिट्स है। अब यहाँ पे देखो लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट। नेशनल इनकम के थ्रू जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इन सारे मेथड के थ्रू जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो इनका क्या हमारा लिमिटेशंस होता है। तो ये इग्नोर नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, लाइक हमारा क्या हो गया, हाँ कुकिंग हो गया, चाइल्ड केयर, ये सब इंक्लूड नहीं होता है इसमें। ठीक है, सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों को ही यहाँ पे देखा जाता है। फिर हमारा हो गया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें क्या होता है, इफ़ इंटरमीडिएट गुड आर इंक्लूडेड नेशनल इनकम में भी ओवर स्टेटेड। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट गुड गलती से इंक्लूड हो गया तो जो हमारा नेशनल इनकम आएगा वो ओवर स्टेटेड शो करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया कि प्रॉब्लम है यहाँ पे डबल काउंटिंग होता है। फिर इग्नोर इनकम इनइक्वालिटी। ये क्या करता है, नेशनल इनकम डज नॉट शो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये क्या है कि टोटल इनकम दिखाता है, ऐसा नहीं दिखाता है कि हमारे इंडिया में कितना इनइक्वालिटी है, किसमें, रिच और पुअर में। ठीक है, फिर आता है हमारा अंडरग्राउंड इकोनॉमी नॉट इंक्लूड। जैसे एक ब्लैक मनी जो हो गया, इलीगल एक्टिविटी जो हो गया, ये इसको पता ही नहीं चल पाता तो इनमें इंक्लूड कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से शो नहीं होता है। फिर डज नॉट मेजर वेलफेयर को भी मेजर नहीं करता ये। हाईलाइट नेशनल इनकम डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, बेटर अगर हमारे नेशनल इनकम आ गए तो इसका जरूरी तो नहीं कि अब सब लोग का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। फिर डिफ़िकल्टी डेटा कलेक्शन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है डेटा कलेक्शन में हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, सेम इसी तरीके से हम लोग क्लास में ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर वे में तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो आप अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वे में वीडियोस लेक्चर के थ्रू आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और स्ट्रक्चर वे में आपको रॉ मटेरियल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे स्ट्रक्चर वे में आप अपने सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, सजेस्ट अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, जब जो परसिस्टेंस या कॉन्टिन्यूस हमारे प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट करता है। ठीक है, महंगाई हो जाता है तो क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। ठीक है,
देखो, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या राइज होना, ठीक है, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी वेयर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पे कॉन्टिन्यूसली अगर हमारे प्राइस में चेंज आ रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सिचुएशन होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। एज ए रिजल्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी फॉल्स, जैसे परचेजिंग पावर ऑफ द मनी जो फॉल्स होगा, जैसे कि मान लो आज के डेट में हम 10 रुपये में 5 चीज़ें खरीद ले रहे हैं। जैसे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगा तो हम 10 रुपये में वो 5 चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि हम हो सकता है 10 रुपये में हम एक ही चीज़ें खरीद पाएँ। तो ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है हमारा इन्फ्लेशन का। अब देखो, 10 रुपये में जहाँ हम 5 चीज़ें खरीद पा रहे थे, वहाँ पे 10 रुपये में हम एक चीज़ें खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारा कम हो गया, ठीक है। तो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है हमारा इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ मनी में, ठीक है। अब देखो, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या मेजर्स लिया जा सकता है जिससे हमारे इन्फ्लेशन जो होते हैं मार्केट में वो कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसीज मेजर्स बनाना, जो कि आरबीआई बनाती है, बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज लाइक हमारे होगा इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर हमारे मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, आरबीआई ने अगर जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का, लाइक बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रिपोर्ट, अगर ये इंक्रीज कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, जब हमारा जो लोन दिया जाता है, जैसे जो हमारे जनरल पब्लिक होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, अगर इंटरेस्ट से ज़्यादा कर दिया जाएगा तो वो लोन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लोन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है, वो नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, अगर मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन और महंगाई कम होगा। लोग डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई कम होगा, ठीक है। अब क्रेडिट कंट्रोल, लाइक यहाँ पे क्या हो गया, आरबीआई रेस्ट्रिक्ट द बैंक थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीज़ों को, इन सारे रेट को इंक्रीज कर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे कि अभी हमने आपको बताया वही सेम चीज़ है, ठीक है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट रहता है वो क्या करते हैं, आरबीआई जो है वो सेल करते हैं अपने सिक्योरिटी को। जब क्या करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटी को, तो सेल करेंगे तो लोग परचेज करेंगे तो पैसा सारा आरबीआई के पास आएगा। तो इससे क्या होगा, जो जनरल पब्लिक है उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी कम होगी, ठीक है। फिर आता है फिजिकल मेजर्स, जैसे जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है लोगों पे, उन्हें वो रिड्यूस कर देती है, लाइक कट डाउन द एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, इन टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। अगर टैक्स ज़्यादा कर देगी गवर्नमेंट तो उससे क्या होगा, जनरल पब्लिक जो को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो उनके पास अमाउंट ऑफ जो मनी होगा वो कम होगा, जिनसे डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन जो हमारा महंगाई है वो भी कम होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्स, रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन के लिए टैक्सेशन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। फिर बजट सरप्लस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सेस मॉनेटरी सप्लाई। फिर आता है सप्लाई साइड मेजर्स में। देखो यहाँ पे सप्लाई साइड मेजर्स में क्या क्या लिए जाते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, मींस इंकरेजिंग प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स और रिड्यूस प्राइसेस। यहाँ पे क्या होता है, कम प्राइस में प्रोडक्शन को बढ़ाना। अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है तो हम प्रोडक्शन को अगर बढ़ा देंगे, उसके अलावा प्राइस कम कर देंगे, तो इससे महंगाई की सिचुएशन कम हो जाएगी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ताकि टाइमली जो है डिमांड जो भी कंज्यूमर कर रही है उन्हें टाइमली गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके, ताकि वो डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन भी कम होगा। फिर आता है हमारा कंट्रोल ऑन होवार्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, जो भी ब्लैक मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो होवार्ड करके रखे हुए लोग, और आगे चल के उसे जब उनका डिफिसिट हो जाता है तो आगे चल के उन्हें ज़्यादा दाम पे बेचना, तो इस चीज़ को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। फिर आता है अदर मेजर्स लाइक प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग, ठीक है। प्राइस कंट्रोल करना, राशनिंग में यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है कि हमें लोन या कुछ भी देना है तो सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव एसेंशियल कमोडिटीज, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, हम कुछ एसेंशियल कमोडिटीज जिसका डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है उनको हम बाहर से इंपोर्ट कर लें। फिर आता है वेज कंट्रोल पॉलिसीज, बहुत ज़्यादा वेज कंट्रोल पॉलिसीज। तो ये सारे क्या है, मेजर्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा या बैंक द्वारा, ताकि जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट में वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द होम इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब हम क्या करते हैं, जब हम पूरे ग्लोबल लेवल पे जब हम ट्रेड करने लगते हैं,
ठीक है। हम अपने कंट्री से बाहर निकल के ट्रेड करने लगते हैं, हमारी कंट्री जब दूसरे देशों से ट्रेड करने लगती है तो इससे क्या करती है, सिचुएशन होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस बाय विच कंट्रीज लाइक बिजनेसमैन हो गए, पीपल हो गए, बिकम मोर कनेक्टेड टू इंटरडिपेंडेंट थ्रू फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री। जब वो नेशनल बाउंड्री के बाहर जाके सारे अपने जो सारे हमारे होते हैं, कैपिटल हो गए, हमारे लेबर्स हो गए, वो फ्रीली मूवेबल हैं एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक, तो ये क्या हमारा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है हमारा ग्लोबलाइजेशन का। अब प्रेजेंट डे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं इसे देखना, ठीक है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, अब यहाँ पे क्या कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी पर्सन है, अगर वो इंडिया में कोई भी चीज़ें देख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा, तो वो बाहर ग्लोबली जाके वो कोई चीज़ें परचेज कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और लेबर, फ्रीली मूवमेंट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। मीन्स बिजनेस कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन अ इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है, बिजनेसेस जो है उन्हें लग रहा है कि जो हमारे होम कंट्री में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, तो बाहर अपने गुड्स को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर हमारा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है कि लोग इतना मोटिवेट हो गए हैं और वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करके वहाँ का मैनेजमेंट और जो भी कंट्रोल है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्हेंस होता है, जिनकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्हेंस होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंप्रूव होता है और हमारे इकोनॉमी का कंडीशन भी बढ़ता है। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हमारा जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है, हमारा दूसरे देश में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो और हमारे होम कंट्री में उतने अवेलेबल नहीं है, तो हम बाहर से इम्पोर्ट करके हम अपने कंट्री में अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अर्न कर सकते हैं और हमारे इससे क्या होगा, जो होम कंट्री है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। फिर इंप्रूव क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स, हम अगर क्या करेंगे, बाहर से अच्छे अच्छे वैरायटी के गुड हम क्या करेंगे, जब हम ला रहे हैं बाहर से अच्छे अच्छे वैराइटीज़ के गुड्स हम इम्पोर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, होम कंट्री में वैराइटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को और उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक क्वालिटी ऑफ गुड्स उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और ऐसे क्या होगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगी वो इनहेंस होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड, इंक्रीज प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड जीडीपी, ठीक है। अगर जीडीपी इंक्रीज या इंप्रूव हो रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आई हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं चैलेंजेस प्रेजेंट डे में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस है ग्लोबलाइजेशन में। तो इंटेंस कंपटीशन, अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो जो होम इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, होम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट भी नहीं मिल पाता है, लोग बाहर से ही चीज़ें प्रमोट करते हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को बाहर से लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है थ्रेट टू स्मॉल एंड लोकल बिजनेस। अब इसमें क्या है कि बाहर से हम हर चीज़ें करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ग्लोबलाइज होंगे, तो इससे क्या है, जो हमारे होम कंट्री में जो स्मॉल इंटरप्रेन्योरियल बिजनेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, उनसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस नहीं कर परचेज ही नहीं करेगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। फिर क्या है, इनकम इनइक्वालिटी, जैसे जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच बनते जाएंगे, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर बनते चले जाएंगे। रिच को बहुत ज़्यादा उनको क्या मिलेगा, उनको वे मिलेगा कि वो कैसे अपने आप को ग्रोथ करें, बट पुअर जो है या जो स्मॉल बिजनेस है उन पर कोई फोकस ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ता है, मीन्स लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर में भी अफेक्टेड बाय फॉरेन इन्फ्लुएंस। अगर फॉरेन में बहुत अच्छे चीज़ें आ रही हैं तो इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रेडिशनल अभी लोकल हमारे ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे और वो हमेशा हमारी जो संस्कृति और कल्चर है वो खोती जाएंगी। फिर हमारे आते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस, हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाएंगे अनदर कंट्री पे अपने हर चीज़ के फुलफिलमेंट के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए। ऐसे क्या है, होम कंट्री में जो हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इजीली बाहर से चीज़ें मिल जा रही हैं, तो इसीलिए डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में लीड टू पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज अगर होंगी तो पॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा होगा और रिसोर्सेज क्या होंगे, डिप्लीट होंगे। तो ये सारे हमने पढ़े कि ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं और प्रेजेंट डे में क्या क्या चैलेंजेस वे कर रहे हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जामिनेशन में आया। यहाँ पे पूछा है कि राइट डिटेल नोट्स ऑन रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड। क्या क्या रिसेंट ट्रेड चल रहे हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड में, ये हमें डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। आपको देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ हमें लिखना है इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करिए। फिर मेन कंटेंट आप लीजिए, ठीक है, मेन कंटेंट लीजिए जिसमें आपको क्वेश्चन में जो पूछा वो एक्सप्लेन करिए। देन आपको कंक्लूजन जरूर देना, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे लिखा आप वैसे ले जाके लिख दें। आपको इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन के साथ अपने क्वेश्चन को और इनहेंस वे में लिखना है, ठीक है।
फिर अब देखो रिसेंट ट्रेंड क्या है इंडियस फॉरेन ट्रेड में। इंडियस फॉरेन ट्रेड जो है हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है, नए न्यू पॉलिसीज़ बनाए हैं, बहुत ज़्यादा जो भी हमारे रिफॉर्म किए हैं, जिनकी वजह से जो हमारे रिसेंट ट्रेड है फॉरेन ट्रेड में उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिफ्लेक्ट द इंडियाज ग्रोइंग इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वर्ल्ड। और जो जिस पैटर्न से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड या ग्रोथ हमारा हो रहा है फॉरेन ट्रेड, इससे ये लग रहा है कि जो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं अनदर वर्ल्ड के साथ इंडिया का, अनदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया का। ठीक है, अब देखो कैसे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ इन वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कितना बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में हमारे फॉरेन ट्रेड बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो रहे हैं। लाइक इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर अ ईयर। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेजेंट डे में हमारे जो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन, स्लो डाउन पैंडेमिक एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज शोन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिकेटिंग एक्सपेंडिंग अ पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल मार्केट। ये ऐसे इस सब की वजह से ये शो हो रहा है कि जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा अब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है अपने ग्लोबल मार्केट में थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सारी चीज़ों को देख के। ठीक है, फिर आता है हमारा चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। जो भी हमारे कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट आते हैं, लाइक क्या क्या हमारे होते हैं, देयर हैज़ बीन शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल आइटम। और मेन एक्सपोर्ट आइटम क्या क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स हमारे हो गए, ठीक है, पेट्रोलियम गुड्स हो गए, और केमिकल फार्मास्यूटिकल्स हो गए, IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, गवर्नमेंट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है अनदर कंट्री को। ठीक है, फिर दिस सोज डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये क्या शो करता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर रही है और यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है। फिर आता है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा मतलब कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट जो भी हम इंपोर्ट करते थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब देखो क्या क्या मेन है, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ा है। फिर गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गई, मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स हो गई, फर्टिलाइजर, केमिकल, ये बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जिसमें कि चेंजेस आया। फिर आया है हैवी इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल रिमेन एज ए मेजर कंसेंट। जो बट हम क्या करें, क्रूड ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हम हैवली क्या करें, इंपोर्ट करें, जो कि मेजर कंसेंट को क्रिएट करता है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। हम ट्रेडिंग पार्टनर्स में जो हमारे जिस कंट्री से हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे, अब उन्हें हम डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, बहुत अनदर कंट्री को हम भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। लाइक हमारे हो गए, इंडिया हैज ए डाइवर्सिफाइड इट ट्रेड पार्टनर बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कंट्री। हम ट्रेडिशनल कंट्री के अलावा बियॉन्ड द कंट्री भी जाके हम ट्रेडिंग पार्टनर से मिलके हम ट्रेड करते हैं। लाइक हमारे USA हो गए, चाइना हो गए, UAE हो गए, या यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज़ हो गए जिनसे हम ट्रेड करते हैं, या ब्रिक्स हो गए। ठीक है, ब्रिक्स में चाहे ब्राज़ील हो गई, रसिया हो गई, ठीक है, इन सारे लोगों से हम मिलके हम अपने ट्रेड के इंपोर्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो हमारे पार्टनर्स हो गए, कंट्रीज हो गए, वो इन्हेंस हो रही हैं। तो ये हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं जो हमारे फॉरेन ट्रेड में आ रही है। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू कंट्रीज एंड इंक्रीज अ ट्रेड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या थी, रिसेंट ट्रेंड जो हमारे इंडिया फॉरेन ट्रेड में हो रहा है। अब देखो राइजिंग इन शेयर ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो हमारे अभी क्या है, हमारे 3 सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। बट जो रिसेंट ईयर में जो हमारे सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। देखो इंडिया हैज बिकम ग्लोबल लीडर इन अ सर्विस एक्सपोर्ट, स्पेशली इन IT बेस्ड सर्विसेज हो गए, इनको इंडिया के थ्रू से एक्सपोर्ट होता है। फिर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग भी बहुत ज़्यादा बिजनेस में फेमस हो गया है। एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल सर्विसेज वो क्या करती हैं, अनदर कंट्री को प्रोवाइड करती हैं। और सर्विसेज एक्सपोर्ट हेल्प्स इन अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमारी इस चीज़ों की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्थिति है वो भी अब इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। फिर प्रेजेंट ट्रेड डेफिसिट, इसमें क्या है, इंडिया है जनरली एक्सपीरियंस ट्रेड डेफिसिट बिकॉज इम्पोर्ट स्पेशली ऑयल एंड गोल्ड एक्सीड एक्सपोर्ट। मीन्स जैसे क्या है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे स्पेशली ऑयल हो गया या क्रूड ऑयल हो गया या गोल्ड हो गया, उनके हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से ट्रेड डेफिसिट को फेस किया जा रहा है रिसेंट वे में। ठीक है, हाउएवर सरप्लस इन अ सर्विसेज ट्रेड पार्शियली ऑफसेट दिस डेफिसिट। बट इसमें क्या है कि जो हम सर्विस ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा उनको कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनको मैनेज कर देता है जो हमारा इंपोर्ट डेफिसिट है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन किया, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हमारा रिसेंट फॉरेन ट्रेड पे। जैसे पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ लेड टू रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया। जो भी बहुत सारे हम क्या करते थे,
टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगाते थे, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, उन्हें हटा दिया गया। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जो भी हम बहुत ज़्यादा अगर हम सोचते थे कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लिसिटी को फॉलो करना पड़ता था, तो इन्हें यहाँ पे रिड्यूस किया गया। फिर आता है हमारा इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई, जिससे क्या हो गया कि हमारे फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि फॉरेन ट्रेड इंप्रूव हो पाए। लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आया, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया, और आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक एक्टिविटी इनिशिएटिव स्कीम भी बनाया गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाया गया, जैसे आपको इसमें क्या है लाइक सेज और ये सब सारे क्या है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे ये प्रमोट किया गया, जो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज बनाई। फिर ग्रोथ ऑफ डिजिटल एंड ई कॉमर्स ट्रेड, ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, और ई कॉमर्स ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज किया गया। लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स हैव इनेबल्ड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू एक्सेस अ ग्लोबल मार्केट इजीली। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे अगर हमारे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, ई कॉमर्स बढ़ेगा, तो इससे जो हमारे घर में बैठे हुए कंज्यूमर है वो ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं। फिर आता है इंडिया इज़ नॉट फोकसिंग ऑन, लेकिन अब रिसेंट टाइम में जो इंडिया है वो कहाँ फोकस कर रहा है, हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपोर्ट। हम हाई वैल्यू टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट करें एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें एंड अदर कंट्री को, जिससे क्या होगा, हमारा जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमारा सुधरेगा, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा किसका, इंडिया का। तो ये सारे हमने देखे कि पॉइंट जो हमारा शो करता है रिसेंट ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड में आया है। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और अभी आप चाहते हैं कि हमारे साथ तैयारी करने में एक स्ट्रक्चर में, तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेट ऐप, जहाँ पे आपको वीडियोज़ लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर्स भी आपको अपलोड किया जाएगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे आपको बेस प्रोवाइड करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप उस वे में एक अच्छे वे में अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने सेमेस्टर में। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेट ऐप। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।